नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज फिर आप लोगों के साथ में हूँ विधि शास्त्र पर अपने इस तीसरे लेक्चर के माध्यम से। इस तीसरे लेक्चर में हम लोग ऑस्टिन महोदय के द्वारा विधि शास्त्र के संबंध में जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बतलाया था कि कुछ परिभाषाओं को मैं विस्तृत रूप से आगे आने वाले लेक्चर्स में लूंगी। तो उसी श्रृंखला में ऑस्टिन महोदय की द्वारा दी गई जो परिभाषा है उसको हम सबसे पहले लेंगे। ऑस्टिन विधि शास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधिवेत्ता रहे हैं अपने समय के, जो कि आज भी सुसंगत है। He is very relevant even today, we can say that। आने वाले लेक्चर्स में जो हम बाद में परिभाषाओं के बाद में लेंगे, उनमें आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि ऑस्टिन महोदय के द्वारा जो विधि शास्त्र में योगदान दिया गया वो आज भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम ऑस्टिन के द्वारा ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन दी गई थी उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। Now coming to the definition of Austin. According to Austin, jurisprudence is the philosophy of positive law, with laws strictly so called. Austin के अनुसार विधि शास्त्र निश्चयात्मक, विध्यात्मक, सुस्पष्ट विधि का दर्शन है, जिन्हें तथाकथित रूप से सख्ती से विधियां कहा जा सकता है। कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ऑस्टिन की इस डेफिनेशन को लिख दिया जाता है और उसके बाद में लिखा जाता है व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन या एलुसिडेट या डिस्कस। तो उसी संदर्भ में, उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और साथ ही कि ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ क्यों कहा, इससे उनका क्या अर्थ था, इसको थोड़ा सा विस्तार से जानने के लिए हम आगे देखते हैं कि according to Austin, there are two aspects that are important when he talks about jurisprudence. One is philosophy and another one is positive law. Now, why the word philosophy was used, दर्शन शब्द का प्रयोग ऑस्टिन ने क्यों किया था, इस संदर्भ में विभिन्न विधिवेत्ताओं के विभिन्न मत हैं। अधिकतर ने ये कंक्लूजन निकाला था, निष्कर्ष निकाला था कि क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दी में दर्शन शब्द जनप्रिय था, प्रचलन में था, लोकप्रिय था। In the 17th and 18th century, the word philosophy was popular, it was generally in use, and that was the reason why Austin chose this word when he defined the word jurisprudence, or when he defined what jurisprudence actually is. दूसरा जब हम एस्पेक्ट देखते हैं इनकी परिभाषा का, तो वह है पॉजिटिव लॉ, यानी निश्चयात्मक या विध्यात्मक या सुस्पष्ट विधि। तो ऑस्टिन का इस पद से क्या अर्थ था, इसको हम जानेंगे, जिसके बारे में जानने के बाद में आपको समझ में आएगा कि डेफिनेशन में यहाँ पर ब्रैकेट में विद लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड क्यों लिखा हुआ है, जिन्हें तथाकथित रूप से सख्ती से विधियां कहा जा सकता है, ये क्यों लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, पॉजिटिव लॉ was the set of those rules which are laid down by or which are set by political superior for political inferior. राजनीतिक प्रवर द्वारा राजनीतिक अवर के लिए जारी नियम ही सुस्पष्ट विधि में सम्मिलित हैं। So according to Austin, केवल वही नियम ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में एक राजनीतिक प्रवर होता है, यानी पॉलिटिकली वो सुपीरियर होता है, जिसे हम साधारणतया सॉवरन के नाम से जानते हैं, संप्रभु के नाम से जानते हैं।
और वह पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए जो नियम बनाता है, केवल उसी को ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत अध्ययन करने योग्य माना है। तो पॉलिटिकल इंफीरियर कौन? तो जो लोग हैं, जो प्रजा है, जिनके लिए वह नियम बनते हैं, जनता के लिए जो नियम बनते हैं। So now it is very clear to us that what Austin emphasized here is that the positive law is those rules which are set by political superior for political inferior. यहाँ पर एक चीज को और जानना आवश्यक है कि ऑस्टिन महोदय के अनुसार किसी विधि के अच्छे या बुरे होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पॉलिटिकल सुपीरियर यानी राजनीतिक प्रवर के द्वारा कोई नियम राजनीतिक अवर यानी पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए बनाए गए हैं, तो उनके अनुसार वह पॉजिटिव लॉ के अंतर्गत आता है और वह ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत अध्ययन के योग्य है। So Austin actually was not concerned with the goodness or badness of law. His basic concern was the rules which are set by political superior for political inferior are the positive law, which will be studied or which are the subject matter of study under jurisprudence. Now the next aspect that we see is that here he says not the divine law, custom, morality, international law, laws of fashion or gravity are included within this term of positive law. यानी कि ना तो दैवीय विधि, ना रूढ़ी, ना नैतिकता, ना अंतरराष्ट्रीय विधि, ना ही फैशन, गुरुत्वाकर्षण विधि इत्यादि इस पद निश्चयात्मक, विध्यात्मक, सुस्पष्ट विधि में सम्मिलित किए गए हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब वो कहते हैं पॉजिटिव लॉ विद लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, जिन्हें तथाकथित रूप से सख्ती से विधियां कहा जा सकता है, तो ऑस्टिन महोदय के अनुसार ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत बेसिकली उन्हीं नियमों का अध्ययन होगा जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए बनाए गए हैं। इसमें बाकी कुछ भी इंक्लूडेड या सम्मिलित नहीं है। आप देखेंगे इंटरनेशनल लॉ भी उन्होंने कहा इसमें सम्मिलित नहीं है। लॉज ऑफ फैशन और ग्रेविटी हम लोग जानते हैं क्या होते हैं। कस्टम्स, रूढ़ियां भी उन्होंने इंक्लूड नहीं की। डिवाइन लॉ तो इंक्लूड किया ही नहीं जा सकता था उनके अनुसार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस is limited to the rules which are set by human for human. ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन जिन नियमों का किया जाएगा वो उस तरह के नियम हैं जो कि मानव के द्वारा मानव के लिए बनाए गए हैं। तो दैवीय विधि तो वहां स्थान पा ही नहीं सकती। और इसी कारण से ऑस्टिन ने बहुत क्लियरली जब ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ विद लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। According to Austin, jurisprudence could be categorized in two ways. One, general, another one, particular. ऑस्टिन महोदय के अनुसार विधि शास्त्र को दो वर्गों में रखा जा सकता है, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट। सामान्य विधि शास्त्र से वह कहते हैं कि इसमें उन विषयों का, उन विधि के विषयों का या सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जो विधिक प्रणालियों में सामान्य रूप से विद्यमान है, यानी समान है। The subjects or principles of law which are common to all systems can be studied under the general jurisprudence. ऑस्टिन ने यह विचार व्यक्त किया है कि यद्यपि प्रत्येक विधिक प्रणाली की अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, फिर भी कुछ ऐसे सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स, मनोभाव यानी कि नोशंस या विभेद होते हैं यानी कि डिस्टिंक्शंस होते हैं जो विभिन्न प्रणालियों में समान रूप से पाए जाते हैं।
So there are certain principles, notions, and distinctions which actually can be found in existence in all the systems, the legal systems. सामान्य विधि शास्त्र से ऑस्टिन का आशय ऐसे विज्ञान से है जिसका संबंध सिद्धांतों, मनोभावों और विभेदों की व्याख्या से है जो विधिक प्रणालियों में सामान्य है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है हमारे लिए कि ऑस्टिन महोदय इस तरह की कोई बात कह रहे हैं जिसमें कि विधि का, जैसे कोई विधि की संकल्पना है और उस विधि की संकल्पना में कुछ सामान्य गुण होते हैं जो सभी प्रणालियों में समान रूप से अस्तित्व में रहते हैं। हालांकि जब उनको लागू किया जाए तो अलग अलग विधिक प्रणालियों में वो अलग अलग तरह से लागू होंगे, अलग अलग रूप में लागू हो सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने जब पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात की, यानी विशिष्ट विधि शास्त्र की, तो उन्होंने कहा only the study of any actual system of law or any portion of it can be carried out in particular jurisprudence। यानी विशिष्ट विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि की किसी विशिष्ट प्रणाली या उसके अनुभाग का अध्ययन किया जाता है। उनके अनुसार यदि विध्यात्मक विधि और नियम किसी विशिष्ट या निर्दिष्ट समुदाय से संबंधित होकर एक प्रणाली या नियमों के समूह को प्रस्तुत करते हैं तो अध्ययन इन्हीं तक सीमित रहता है। ऐसे में एक विशेष प्रणाली अथवा उसके किसी भाग से संबंधित होने के कारण इसे विशिष्ट विधि शास्त्र या राष्ट्रीय विधि शास्त्र कहा जा सकता है। So what Austin actually is saying when he talks about particular jurisprudence is that when we study a particular aspect which is in existence in actual system of law or any portion of that particular rule, then we can categorize it as particular jurisprudence। यहाँ पर उदाहरण के साथ में मैं आप लोगों को जनरल और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस से वो क्या अर्थ रखते हैं वो बताने का प्रयास करूंगी। Now, possession is one of the fundamental legal concepts recognized by all systems of law। कब्जा एक ऐसा पद है जो कि सभी विधिक संकल्पनाओं में से बहुत ही महत्वपूर्ण विधिक संकल्पना मानी जाती है सभी विधिक व्यवस्थाओं में। Now, the function of jurisprudence is to explain its characteristics, its legal value, mode of its acquisition and extinction। विधि शास्त्र का ये कार्य है कि वह कब्जे से संबंधित उसकी चारित्रिक विशेषताएं, उसके विधिक मूल्य, उसको प्राप्त करने के तरीके और उसके समाप्त होने के तरीकों के बारे में बात करें, उसकी व्याख्या करें। General jurisprudence will analyze it without reference to any particular legal system। जो सामान्य विधि शास्त्र है वह कब्जे का विश्लेषण करेगा बगैर इस चीज को ध्यान में रखे हुए कि किसी विशिष्ट विधिक प्रणाली में वह किस तरह से लागू है। But particular jurisprudence will do the same thing but with reference to some particular system of law। विशिष्ट विधि शास्त्र के अंतर्गत लगभग यही कार्य किया जाएगा, लेकिन इसमें किसी एक विशिष्ट विधिक व्यवस्था या विधिक प्रणाली के संबंध में बात की जाएगी। अब अगर हम इसको समझें कि कब्जे से वास्तविकता में क्या अर्थ है, वह उसमें क्या गुण होते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि ये कब्जा कहा जाएगा। उसका मूल्य क्या है और यह कैसे प्राप्त होता है और कैसे खत्म होता है, इसके बारे में जो एक सामान्य जानकारी है, सामान्य सिद्धांत है, वो हम लोग जाने
तो वह विधि शास्त्र का भाग है। लेकिन यदि उसे हम भारत के लीगल सिस्टम में यानी विधिक व्यवस्था में, विधिक प्रणाली में उसको किस तरह से लागू किया जाता है, उसके संबंध में अगर हम विधि का अध्ययन करें तो ऑस्टिन महोदय के अनुसार वह विशिष्ट विधि शास्त्र होगा। So under jurisprudence, one of the things that we also consider is how the other jurists reacted to a particular definition which was given by a jurist in his times. विधि शास्त्र के अंतर्गत हम एक इस पक्ष को भी देखते हैं कि एक विधि शास्त्र के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी, उस परिभाषा के संबंध में बाकी के विधिवेत्ताओं की क्या प्रतिक्रिया थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने दो विधि शास्त्रियों के नाम लिखे हैं, एक सामन और दूसरे हैं हॉलैंड, क्योंकि साधारणतया ऑस्टिन की जो डेफिनेशन थी विधि शास्त्र की, उसको इस संबंध में क्रिटिसाइज किया गया, उसकी इस बारे में आलोचना की गई कि ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को दो वर्गों में रखा, एक जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंशिएशन ऑस्टिन के द्वारा किया गया था, बाकी के विधि शास्त्रियों को इसमें क्या बेसिक आपत्तियां लगी जिसके कारण उन्होंने इसकी आलोचना की। So according to Salmon, there may be many schools of jurisprudence, but there are not different kinds of jurisprudence. सामन महोदय के अनुसार विधि शास्त्र की बहुत सी विचारधाराएं तो हो सकती हैं, किंतु विधि शास्त्र विभिन्न प्रकारों का नहीं हो सकता। यानी कि they can be a historical school of jurisprudence, natural law school of jurisprudence, sociological school of jurisprudence, realist school of jurisprudence, analytical school of jurisprudence, but there cannot be different kinds of jurisprudence because jurisprudence itself is a particular subject. Itself is a subject which deals with the various aspects of law which are in existence at a particular time or in any legal system. सामन महोदय के अनुसार, जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं बहुत सी विचारधाराएं अर्थात यथार्थवादी विचारधारा, प्राकृतिक विधि की विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कोई विचारधारा तो हो सकती है, किंतु विधि शास्त्र स्वयं में विभिन्न प्रकारों का नहीं हो सकता जिसे हम सामान्य या विशिष्ट विधि शास्त्र के अंतर्गत के भागों में विभाजित कर सके, क्योंकि विधि शास्त्र अपने आप में एक परिपूर्ण अध्ययन है किसी विधिक प्रणाली में जो अस्तित्व में नियम है उनके बारे में। हॉलैंड महोदय के अनुसार विज्ञान सार्विक है, सामग्री विशिष्ट हो सकती है किंतु विज्ञान स्वयं नहीं, और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया जैसे भूगर्भ विज्ञान। According to Holland, science is universal. It is only the material which is particular and not the science itself, like geology. So according to Holland, what he is trying to say here is that as science is universal, so jurisprudence also is universal in its nature. Now only the material that is being dealt with can be particular, but the science itself cannot be particular. And now he clarifies it by way of an example, say of geology. So he says that when you will try to check the characteristics of sand or soil of earth, then everywhere it would be the same. Whatever you may take, the science relating to the study of soil will be the same. उनके अनुसार क्योंकि विज्ञान सार्विक है और विधि शास्त्र भी यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, तो सामग्री तो विशिष्ट हो सकती है किंतु विज्ञान स्वयं नहीं हो सकता। यानी कि जो सामग्री हम ले रहे हैं वो तो एक पर्टिकुलर जगह की हो सकती है, लेकिन उसके संबंध में जो अध्ययन किया जा रहा है वह विशिष्ट नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम ये देखें कि इंग्लैंड की सॉइल जो है, वहां की जो सॉइल हम ले रहे हैं तो सॉइल तो विशिष्ट है,
लेकिन उसके संबंध में उसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी लेयर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो अध्ययन के आयाम है, अध्ययन के बिंदु हैं, ये तो सभी जगह के सॉइल जब हम लेंगे तो सभी जगह के संबंध में समान ही होंगी, सामान्य होंगी। इनमें कोई विशिष्टता नहीं होगी कि विशिष्ट रूप से हम इंग्लैंड की सॉइल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम कोई और बिंदु भी ऐड कर देंगे या कोई बिंदु उसमें से हटा देंगे. So according to Holland, what he is saying is that when we will study, say, about geology, and under geology, suppose we take up the point of soil, when we study more on soil, then we would carry out our study in the nature of finding out its characteristics, its density, its other aspects which actually are required to be dealt with under a particular study. So the soil itself can be of a particular state, say England or India, but the nature of the study would be the same. जो हम अध्ययन करेंगे उसकी प्रकृति समान ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा. तो ये दो एस्पेक्ट्स जो हम लोगों ने देखे. अलग अलग विधि शास्त्रियों ने आपत्ति की ऑस्टिन के द्वारा जो विधि शास्त्र का विभेद किया गया सामान्य और विशिष्ट के रूप में, उस पर. हालांकि बाद में बाकी के विधि शास्त्रियों ने भी ये भी कहा कि ऐसी आलोचना भी शायद बहुत उचित नहीं थी, क्योंकि ऑस्टिन महोदय ने इनको अलग अलग रूप में विभक्त तो किया था, लेकिन उनका अर्थ साधारण रूप में यही रहा था कि जब हम सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे, विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, तो वह सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत कहा जा सकता है. और जब हम किसी विशिष्ट विधिक प्रणाली के संबंध में किसी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो उसे विशिष्ट विधि शास्त्र के अंतर्गत रखा जा सकता है. आशा है कि इस लेक्चर के माध्यम से ऑस्टिन महोदय के संबंध में जो उन्होंने अपनी विधि शास्त्र की परिभाषा दी थी, आप लोगों को विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई होगी और यह विस्तृत रूप में आप सही प्रकार से समझ भी सके होंगे. यदि आपको कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के बाद में कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और आप लोगों के पास में मेरे टेलीफोन नंबर्स तो हैं ही, तो आप उसमें भी अपने कोई क्वेरी है या कोई आप लोगों को अगर और समझना है उसके संबंध में, किसी बिंदु के संबंध में, तो आप मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, घर में रहिएगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.